दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग साइंस का दूसरा ऑनलाइन टेस्ट देखेंगे और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितने ऑनलाइन टेस्ट 1 में स्टूडेंट है वो टॉप किए थे। तो आप लोग अपना नाम देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट का नाम है इसमें आप लोग देख लीजिए। और इतने स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन में टॉप किए थे, यानी कि एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट का देखिए आप लोग कितना 25 में 25 पॉइंट आया हुआ है। और ये है ऑनलाइन टेस्ट का जो वीडियो है उसमें जो टॉप किए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को इसमें हम लोग टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें से कम आपको 20 का सही जवाब देना है। दोस्तों अगर आप लोग 20 का सही जवाब दे पाते हैं तो आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आएगा। इसका जो टॉपर लिस्ट होगा वो साइंस का ऑनलाइन टेस्ट जो 3 वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम घोषित कर देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक भी ऑनलाइन टेस्ट को मिस न कर सकें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है वो है दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक, यानी कि दिल्ली परिवहन बस है उसमें जो CNG का प्रयोग होता है उसका यानी कि CNG का मुख्य घटक है वो क्या होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, A में ब्यूटेन, B है मीथेन, C है एल्कोहल और D है इथेन। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और साथ में आपको आंसर भी बताते चलेंगे। तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा और मिलाते जाइएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिएगा कि आपका 25 में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। दोस्तों कम से कम आप लोग 20 प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर सही दे पाइएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन, यानी कि CNG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। अगर आपका आंसर मीथेन था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो प्रकाश में ऊर्जा विकसित होता है प्रकाश ऊर्जा, उस ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ A में हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन, उसके बाद B है हीलियम नाभिक का विखंडन, C है हाइड्रोजन नाभिक का संलयन और D है हीलियम नाभिकों का संलयन। तो देखिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि सूर्य में क्या होता है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिक का संलयन। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। दोस्तों कौन अम्ल है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है CaO, B है KOH, C है NaCl और D है HCl। तो दोस्तों HCl हमारा सही उत्तर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन D हमारा सही उत्तर है। दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों आपको कौन सा जो नीचे रासायनिक सूत्र है वो सही है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3 इंटू 5H2O, B है Na2CO3 इंटू 10H2O, C है Na2CO3 इंटू 7H2O और D दिया गया है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का pH मान होता है। दोस्तों अम्ल का pH मान होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ A में 7 से कम, B है 7 से अधिक, C है 7 और D है 14। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से कम। अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा और 7 के बराबर होगा तो वह उदासीन होगा। इसलिए आपको पूछेगा कि वर्षा जल का pH मान कितना होता है। तो वर्षा जल का जो pH मान होता है वो क्षारीय हो जाता है, 7.4 इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है A में क्षारीय, B है अम्लीय, C है उदासीन और D दिया गया है इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग उत्तर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय, यानी कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। और पूछ लेगा कि धातु का ऑक्साइड, सिर्फ धातु पूछेगा तो धातु का ऑक्साइड हो जाएगा क्षारीय। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। आप लोग चारों ऑप्शन देखिए। तो सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं कि एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो बॉक्साइट अयस्क से होता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है वो कौन है, बॉक्साइट है, कोरंडम है और क्रायोलाइट है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से, और किस विधि से होता है, तो विद्युत अपघटन विधि से होता है। अगर आपका उत्तर बी था तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 8वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है, यानी कि स्टेनलेस स्टील कौन कौन से धातु को मिलाकर के बनाया जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में निकेल तथा क्रोमियम, बी है लोहा तथा एल्यूमिनियम, उसके बाद सी है लोहा तथा कार्बन, और डी है लोहा तथा तांबा, यानी कि Fe तथा Cu। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल तथा क्रोमियम। चलिए उसके बाद आइए 9वां क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबर बहुलक है, यानी कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आइसोप्रीन का, बी है ब्यूटाडाइन का, सी है ड्यूप्रीन का, और डी है एसिटिलीन का। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आपको एक पॉइंट और बता देते हैं कि एसिटिलीन के बारे में, कि एसिटिलीन ये क्या होता है, एक गैस होता है जिसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, यानी कि C2 और H2 होता है, C2 और H2, इसी को एथाइन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। दोस्तों कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 2, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 6, और डी में दिया गया है 8। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कार्बन का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, सभी जगह का हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहाँ पर इस तरह से कि CH4 हो गया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि कार्बन का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, तो 4 होता है। चलिए उसके बाद आइए 11 नंबर सवाल में। देखिए 11वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या चीज, ए में दिया हुआ है श्वसन, बी दिया गया है पोषण, और सी है उत्सर्जन, और डी है उत्तेजनशीलता। तो दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आपको बताते हैं अब कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन। दोस्तों श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए आपको इस प्रश्न को कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो देखिए हवा और कांच में अगर तुलना करेंगे तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। देखिए जैसे इसको फिगर पार कर समझाते हैं। मान लीजिए कि ऊपर हवा है, एयर है, और नीचे में क्या है, ग्लास है, यानी कि कांच है। तो जैसे ही यह देखिए इस तरह से आएगा, वह क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वह क्या आ रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहा है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये देखिए इसका अभिलंब है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या होगा, वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 13वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दर्पण, बी है लेंस, सी है प्रिज्म, और डी है कांच की सिल्ली। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उस 7 रंग को अगर हम लोग पट्टी पर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो पाता है, तो हमारा उत्तर होगा प्रिज्म से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। दोस्तों इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रकाश का प्रवर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, यानी कि कलर होता है, समझें। वर्ण मतलब क्या होता है, कलर होता है। तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि इंद्रधनुष में क्या होता है, तो 7 रंग होता है, और यह किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न, कहता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ओम का नियम से क्या होता है, तो ओम का नियम से होता है V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, यानी कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, यानी कि करंट का। और इस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R को लगाते हैं, यानी कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। R क्या है, तो R है वो प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम लोग R से यानी कि प्रतिरोध इसको कहते हैं। तो इसमें क्या नियत रहता है, तो इसमें नियत रहता है ताप, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ताप नियत नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि चालक का, अगर चालक का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी कि अगर चालक का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका चालकता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि उसमें प्रतिरोध है वो घट जाता है, वोल्टेज उसमें ज़्यादा प्रवाहित होने लगता है। तो अगर हम लोग ताप को नियत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये जो सूत्र आया वो गलत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ओम के नियम में नियत किसको रखा जाता है, ताप को, यानी कि अगर ताप नियत रहेगा तब ये फार्मूला है वो सिद्ध हो पाएगा। और देखिए आपको पूछते कि अर्धचालक का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या, अगर चालक का, यहाँ पर देखिए अर्धचालक का अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका चालकता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और चालक का घट जाता है, चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है, घट जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में प्रत्यावर्ती धारा, बी है दिष्ट धारा, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो या फिर जनरेटर दोनों से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो AC करंट और DC दोनों धाराएं प्राप्त होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद करके रखिए। चलिए उसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये सब प्रश्न आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण, कहता है कि जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, कहता है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत मतलब कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, फिगर को बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, यानी कि मोटर गाड़ी के सामने, यानी कि चालक के सामने जो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। इसमें प्रतिबिंब है वो छोटा छोटा बनता है और बहुत विस्तृत क्षेत्र को दिखलाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 18वां क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि यूरो 2 का संबंध है। दोस्तों यूरो 2 का संबंध किससे है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूरो 2 का संबंध है वो वायु प्रदूषण से है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं। देखिए इसको आपको बारीकी से समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए कहता है कि मानव शरीर के, कहता है कि किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। दोस्तों कहता है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। आप लोग 46 कर दिए आंसर, लेकिन आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, युग्म पूछा गया, यानी कि कितना जोड़ा होता है। तो कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए आपको पूछेगा कि कितना गुणसूत्र होता है,
तो 46 गुणसूत्र होता है। और कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों ये सब प्रश्न पर आपको दिमाग लगा करके बनाना है, अन्यथा अगर आप लोग एक ऑब्जेक्टिव गलती कीजिएगा तो आपका 1 नंबर है वो घट जाएगा। और दोस्तों 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नंबर के चलते सेकेंड डिवीजन भी आदमी आ जाता है और थर्ड डिवीजन भी आ जाता है। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पराग कोष में होते हैं। दोस्तों पराग कोष में क्या होते हैं, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में बाह्यदल, बी है अंडाशय, सी है अंडप और डी है परागकण। तो दोस्तों पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक बात और आपके लिए बता देते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं जो गलत पढ़ा देते हैं, तो वो सबसे आपको दूर रहना है। आपको देखना है कि जो ज़्यादा मतलब कि अथी कर रहा है कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा इसको देख लो, वो सब का वीडियो आपको नहीं देखना है। जो अच्छे पढ़ाते हैं उन्हीं का वीडियो सिर्फ देखना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जो लोग सिर्फ मतलब कि हवाबाजी करते हैं उनका वीडियो नहीं देखना है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों उभयलिंगी जंतु किसको कहते हैं, वो न तो नर होता है और न ही मादा होता है, उसको क्या कहा जाता है, उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में केचुआ, बी है मछली, सी है शेर और डी है बकरी। तो दोस्तों इसमें उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 22वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मुकुलन, बी है विखंडन, सी है बीजाणु जनन और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों अमीबा में क्या होता है, अमीबा में मुकुलन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर आपका उत्तर ए था तो आप बिल्कुल सही हैं, आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से याद है। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारा उत्तर क्या होगा, फूल में होगा, यानी कि पुष्प में। फूल को ही क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से एक हिंदी का भी प्रश्न बनता है। अगर आपको हिंदी में पूछ दे कि बताइए कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प, कुसुम, ये सब किसका पर्यायवाची है, फूल का है। चलिए उसके बाद ये 24वां क्वेश्चन में, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। दोस्तों बेंजीन का अनुभार कितना होता है, तो बेंजीन का देखिए पहले फॉर्मूला आपको समझाते थे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का होता है C6H6। क्या होता है, C6 और H6। और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12। कार्बन का होता है कितना, 12। तो 12 हो गया। तो आप लोग देखिए 12 6 कितना हुआ, 72, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। दोस्तों कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में बैरोमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है स्फिग्नोमाइनोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। और वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज। और दोस्तों एक बात और आप लोग जानते होंगे कि ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको खुद से देना है। तो बताइए कि कौन सा अधातु है, कौन सा अधातु यहाँ पर पूछा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। कौन सा अधातु है वो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। देखिए यहाँ पर धातु नहीं, अगर धातु कहता तो क्या हो जाता है, पारा हो जाता। अगर धातु पूछते तो क्या इसका अंतर होता, पारा होता। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अधातु, यानी कि कौन सा अधातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका दोस्तों उत्तर आपको खुद से देना है। और आपको इसका उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बहुत कम समय बच